दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों के पक्के मकान का सपना अब तेजी से साकार हो रहा है। मैदानी क्षेत्रों में मकान निर्माण के लिए लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 1,20,000 रुपए की सहायता राशि भेजी जाती है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए और मनरेगा के जरिए 90 से 95 दिनों की मजदूरी लगभग 27,000 रुपए अलग से प्रदान की जाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर प्रत्येक पात्र लाभार्थी को लगभग 1,59,000 रुपए तक की आर्थिक मदद मिलती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार शाम 5 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 11 एजेंडों पर निर्णय लिए। इनमें कुशल युवा कार्यक्रम के विस्तार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन, पीएम सूर्य घर योजना के तहत अतिरिक्त सहायता, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और बीएड संस्थानों के शैक्षणिक सुदृढ़ीकरण समेत कई प्रस्ताव शामिल हैं। इधर कैबिनेट की बैठक में सीएम सम्राट चौधरी ने जिन प्रस्ताव पर मुहर लगाया, उनमें से कुछ सोशल मीडिया पर जिक्र किया। सीएम ने कहा कि 7 निश्चय 3 के तहत कुशल युवा कार्यक्रम को अगले 5 वर्षों के लिए विस्तारित करने, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को मजबूत करने और राज्य के 300 से अधिक एकल शिक्षक शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक डिग्री महाविद्यालयों में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बिहार में इस वर्ष पंचायतों का मौजूदा कार्यकाल खत्म होने के बाद गांव की सरकार की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। नवंबर-दिसंबर 2026 में वर्तमान मुखिया, सरपंच समेत पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होना है। इसके पहले पंचायत चुनाव कराने की तैयारी है, लेकिन चुनाव से पहले होने वाला परिसीमन कई इलाकों का पूरा चुनावी गणित बदल देगा। बड़ी आबादी वाली पंचायतों का नए सिरे से बंटवारा हो सकता है और कई जगह नई ग्राम पंचायतों का गठन किया जा सकता है। इसका असर मुखिया, सरपंच और वार्डों की संख्या के साथ आरक्षण व्यवस्था पर भी पड़ेगा। बिहार राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार और लघु उद्योग स्थापित करने के लिए कुल 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता विभिन्न चरणों में प्रदान की जाती है। जीविका समूहों से जुड़ी महिलाओं को व्यवसाय की शुरुआत करने और शुरुआती सामग्री खरीदने के लिए सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। इस महत्वाकांक्षी पहल से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की लाखों महिलाओं में नया उत्साह देखा जा रहा है। बिहार के गांव अब सिर्फ सड़क और नाली नहीं, बल्कि शहरों जैसी आधुनिक सुविधाएं मांग रहे हैं। कहीं ग्रामीण हाई मास्ट लाइट की मांग कर रहे हैं, तो कहीं सीसीटीवी कैमरे, कंप्यूटर, ओपन जिम, स्पोर्ट्स किट, पेयजल व्यवस्था और कब्रिस्तान की घेराबंदी की जरूरत सामने आ रही है। लेकिन ग्रामीणों की बदलती जरूरतों और मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मौजूदा नियमों के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। राज्य के 200 तैनात विधायक और 75 विधान परिषद सदस्य अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर साल मिलने वाली राशि का इस्तेमाल सिर्फ निर्धारित 45 तरह की योजनाओं में ही कर सकते हैं। यही पाबंदी स्थानीय जरूरत के मुताबिक योजनाओं के चयन में बड़ी बाधा बन रही है। नतीजा यह कि विधायक निधि की राशि खर्च होने का औसत लगातार नीचे जा रहा है। राजधानी पटना में अब गंगा का पानी घर घर पहुंचाने की बहुप्रतीक्षित योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। बुडको ने सर्वे पूरा करने के बाद गंगा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। करीब 1,500 करोड़ रुपए की लागत वाली इस मेगा परियोजना के तहत शहर की मौजूदा जलापूर्ति व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने परियोजना के लिए बुडको को मंजूरी दे दी है और अगले महीने टेंडर जारी होने की तैयारी है। बिहार के किसानों के लिए कृषि विकास और आर्थिक मदद को लेकर महत्वपूर्ण योजनाएं जारी हैं। राज्य सरकार किसानों को कृषि कार्यों में सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। उल्लेखनीय है कि बिहार बजट के तहत किसानों को मिलने वाली मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर अब सालाना 9,000 रुपए कर दिया गया है। इसमें केंद्र की पीएम किसान योजना के 6,000 रुपए के साथ राज्य सरकार द्वारा 3,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता जोड़ी गई है। यह बढ़ी हुई वित्तीय राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से पात्र किसानों के आधार लिंक बैंक खातों में भेजी जा रही है, जिससे खाद बीज खरीदने में बड़ी राहत मिल रही है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महत्वपूर्ण स्टेशनों में शुमार कटिहार जंक्शन अब नए और आकर्षक अंदाज में नजर आने लगा है।
करीब 19 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन परिसर के कायाकल्प का काम किया जा रहा है। निर्माण और सौंदर्यीकरण के साथ स्टेशन की तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है और रात में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता परिसर लोगों को खासा आकर्षित कर रहा है। पटना अंचलाधिकारियों सीओ के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक निजी चैनल द्वारा प्रसारित रिपोर्ट में नाम उछालने जाने पर बिहार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कड़ी आपत्ति जताई है। चैनल की रिपोर्ट पर तीखा पलटवार करते हुए मंत्री ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दुनिया भली भांति जानती है कि ईमानदारी का दूसरा नाम दिलीप जायसवाल है और ऐसे मनगढ़ंत आरोपों से उनकी छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। बिहार के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पहलों के तहत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और लघु उद्यमी योजना बेहद कारगर साबित हो रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य के युवाओं को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का अनुदान सब्सिडी शामिल है। सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नौकरी तलाशने वाले के बजाय जॉब क्रिएटर बनाना है। इसके तहत लाभार्थियों को बिजनेस सेटअप और विशेष प्रशिक्षण का लाभ भी मिलता है, जिससे ग्रामीण व शहरी दो क्षेत्रों के युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं। बिहार में भूमिहीन परिवारों को राज्य सरकार हर संभव मदद पहुंचा रही है। सरकारी मदद मिलने के बाद भूमिहीन अपना घर बनवाने के साथ खेती और सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। गरीबों को हक दिलाना सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। हमारी नीति साफ है, जिस गरीबों को जमीन नहीं है उसे बसने के लिए अभियान बसेरा 2 के तहत जमीन देंगे। किसी गरीब को बेघर नहीं रहने देंगे। ग्रामीण विकास विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से जदयू विधायक दल के नेता माननीय मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार को नालंदा जिले के बेन प्रखंड में यह बातें कहीं। बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब केंद्र सरकार के अलावा अपनी ओर से अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार के इस ऐलान के बाद अब लोगों को अपने छत पर सोलर प्लेट लगाने में पैसे की बचत होगी। दरअसल बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम समेत सभी विभाग के मंत्री मौजूद रहे। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में 10 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई। ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए बिहार कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत आवासीय उपभोक्ताओं को 10,000 प्रति किलोवाट और अधिकतम 20,000 तक की अतिरिक्त सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। इस योजना के लिए एक वर्ष हेतु 1,000 करोड़ के बजट की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम समेत सभी विभाग के मंत्री मौजूद रहे। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में 10 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 प्रमुख नगर निगमों गयाजी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसके तहत इंडियन ऑयल, गेल हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को 25 वर्षों के लिए 10 से 10 एकड़ भूमि मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना राज्य के गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत अत्यंत गरीब परिवारों को नया स्वरोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सीधे अनुदान के रूप में दी जाती है, जिसे वापस नहीं लौटाना पड़ता। यह राशि लाभार्थियों को 3 किस्तों में मिलती है। इसके तहत खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और वस्त्र निर्माण समेत 62 से अधिक प्रकार के लघु उद्योगों को शामिल किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने गोपालगंज दौरे के दौरान प्रसिद्ध थावे मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मां थावे भवानी के चरणों में शीश नवाया और संपूर्ण बिहार की सुख, शांति, खुशहाली एवं निरंतर समृद्धि की कामना की। मंदिर प्रांगण में उनके आगमन को लेकर सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूजा अर्चना के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि वे मां थावे भवानी का पावन आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने कहा कि मां थावे की कृपा संपूर्ण बिहार वासियों पर सदैव बनी रहे। उन्होंने कामना व्यक्त की कि हमारा बिहार आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध हो तथा विकास के पथ पर बिना रुके निरंतर आगे बढ़ता रहे। मुजफ्फरपुर अयोध्या राम मंदिर के चंदा चोरी मामले को लेकर सांसद पप्पू यादव द्वारा दिल्ली में भगवा वस्त्र पहनकर किए गए प्रदर्शन पर विवाद गहरा गया है।
इस मामले को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम के महंत व राष्ट्रीय हिंदू रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष 1008 राजू दास ने सांसद पप्पू यादव पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने सांसद पर भगवा रंग के अपमान का आरोप लगाते हुए तीखे शब्दों का प्रयोग किया और उन्हें गधा, बलात्कारी और लुटेरा तक कह डाला। बिहार में लेबर कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड BOCW के तहत पंजीकृत श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। वर्तमान में वस्त्र सहायता योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है, जो सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में भेजी जा रही है। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, पुत्री विवाह के लिए 50,000 रुपए, मातृत्व लाभ और चिकित्सा सहायता जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मजदूरों को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को बिहार के गौरवशाली मगध के इतिहास और विरासत को पुनः वैश्विक पहचान दिलाने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बिहार के युवा देश दुनिया में कहीं भी रहें, अपनी जन्मभूमि से जुड़े रहें और बिहार की समृद्धि में अपना योगदान दें। उन्होंने ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान में आयोजित छात्रों के इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम आगाज 2026 कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद ये बातें कहीं। बिहार में इस साल यानी 2026 में पंचायत चुनाव होने की संभावना बेहद कम दिखाई दे रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनावों के लिए परिसीमन की प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी है। चूंकि पंचायतों और वार्डों की नई सीमाएं तय करने में ही कम से कम 6 महीने से अधिक का समय लगेगा, इसलिए माना जा रहा है कि चुनावी प्रक्रिया 2026 के बजाय 2027 में पूरी हो पाएगी। पंचायतों का परिसीमन पूरा हो जाने के बाद भी चुनावी तैयारी समाप्त नहीं होगी। इसके बाद विभिन्न पदों के लिए आरक्षण रोस्टर तय करने, नई मतदाता सूची, वोटर लिस्ट तैयार करने और मतदान केंद्रों के निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे। इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने में करीब 6 महीने का अतिरिक्त समय लगेगा। इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 1 वर्ष का समय लगने के कारण चुनाव 2027 तक टलना तय माना जा रहा है। अगस्त 2026 में बिहार के आधार कार्ड धारकों के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और सरकार की ओर से बड़ी राहत और नए अवसर सामने आए हैं। UIDAI के नए आदेश के तहत सभी आधार कार्ड धारक अब 31 दिसंबर 2026 तक आधार मोबाइल ऐप के जरिए अपनी ईमेल आईडी बिल्कुल मुफ्त में अपडेट करवा सकते हैं। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा बिहार में आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर के पदों पर बम्पर भर्तियां भी निकाली गई हैं, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुले हैं। इन सुविधाओं से राज्य के नागरिकों को डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। बिहार सरकार ने राज्य में जन्म, मृत्यु और वंशावली प्रमाण पत्र बनवाने वाले नागरिकों के लिए एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। अब इन प्रमाण पत्रों को बनवाने की प्रक्रिया में नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत निष्पादित शपथ पत्र को आधिकारिक रूप से मान्यता दी जाएगी। सरकार के इस कदम से खास तौर पर ग्रामीण इलाकों के लोगों को पंचायत और अंचल कार्यालयों के चक्कर काटने और लंबी कागजी कार्रवाई से मुक्ति मिलने की उम्मीद है। इस संबंध में योजना एवं विकास विभाग पटना ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। संयुक्त सचिव नीतीश कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अंचल कार्यालयों में जन्म, मृत्यु एवं वंशावली से जुड़े मामलों में नोटरी पब्लिक के शपथ पत्र को नियमानुसार स्वीकार किया जाए। कराधिकारियों को यह भी ताकीद की गई है कि प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में किसी भी तरह का अनावश्यक विलंब न किया जाए। पटना, नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पर पानी भर गया। उसे लेकर सोशल मीडिया पर वहां के वीडियो का तूफान सा आ गया है। लोग जेवर एयरपोर्ट के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी क्रम में सिंगापुर रहने वाली लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने मोदी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। रोहिणी ने कहा कि मोदी सरकार के भ्रष्टाचार की एक और बानगी नोएडा जेव इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ पानी पानी। पटना, बिहार के सियासी गलियारे में शराबबंदी अभी हॉट केक बन चुका है। बात तो राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चुनौती तक पहुंच गई है। भले तमाम आर्थिक पक्ष की दुर्बलता को चिन्हित करते आर्थिक विशेषज्ञ इस बात की वकालत कर रहे हैं कि अब समय आ गया है कि शराबबंदी कानून से निजात पाई जाए या समीक्षापरांत इसकी कोई और रूपरेखा तैयार की जाए, वह भी इस रूप में कि सांप भी मर जाए और लाठी भी टूट जाए। बशीर बद्र का एक मशहूर शेर है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने, उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने, सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने, सरकारी विभागों में पद सृजित करने के साथ साथ शहरी विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव के तहत राज्य के 4 नगर निकायों गया मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना के लिए संबंधित नगर निकायों में 1-0-10 एकड़ भूमि 25 वर्षों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। इन परियोजनाओं के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों को भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर संसद परिसर में हाल में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने साधु का वेश बनाकर नाटक किया था। इस नाटक में सपा के नेता और राहुल गांधी भी थोड़ी देर के लिए आए। इसमें पप्पू यादव साधु बनकर लोगों से चंदा ले रहे हैं और उसे बॉक्स में डालने की जगह अपनी जेब में रख रहे हैं। पप्पू यादव के इस नाटक ने उन्हें विवादों में डाल दिया। संत समाज नाराज हो गया। अब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पप्पू यादव का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ने जो संसद परिसर में चोरी का एक नाटक जो खेला, उसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। बिहार सरकार बकरी पालकों की आय बढ़ाने के लिए बकरी के दूध को संगठित दुग्ध अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड कम्फेड के मौजूदा दुग्ध संग्रहण तंत्र के माध्यम से बकरी के दूध का संग्रह किया जाएगा। इसके बाद गुणवत्ता और बाजार की जरूरत के अनुसार इसका प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग कर सुधा ब्रांड के तहत बेचने करने की योजना है। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के मंत्री नंदकिशोर राम ने बुधवार को बिहार पशुपालन निदेशालय और द गोट ट्रस्ट के बीच समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर के मौके पर कहा कि कम पूंजी और सीमित संसाधनों में बकरी पालन संभव होने के कारण यह छोटे एवं सीमांत पशुपालक परिवारों तथा ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने कहा कि बकरी को लंबे समय से गरीब की गाय कहा जाता रहा है, लेकिन सरकार का उद्देश्य इसे केवल जरूरत के समय बेचकर धन जुटाने तक सीमित रखना नहीं है। बिहार के मोकामा रेफरल अस्पताल की हालत खास्ता हो गई है। स्थिति यह है कि मरीज इस रेफरल अस्पताल सह ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन इलाज कोई डॉक्टर नहीं करता, गार्ड करते हैं। इससे संबंधित अस्पताल का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जहां मरीज बैठे हुए हैं, डॉक्टर गायब है। एक वार्ड अटेंडर और गार्ड मरीजों के ड्रेसिंग की तैयारी कर रहे हैं। वायरल वीडियो की एनबीटी ऑनलाइन पुष्टि नहीं करता है। यह रेफरल अस्पताल बाहुबली अनंत सिंह के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। अनंत सिंह के इलाके में इस तरह अस्पताल में चल रही लापरवाही से लोग नाराज हैं। पटना बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद बिहार में प्रशांत किशोर को लेकर एक नए समीकरण की चर्चा निकल पड़ी है। चर्चा यह है कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की भूमिका अब क्या होने वाली है। आने वाले समय में प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी की राजनीति क्या होगी, इस पर विचार और चर्चा का माहौल गर्म है। सवाल उठता है कि क्या बिहार तीसरे मोर्चे की तरफ भी बढ़ेगा, मसलन क्या प्रशांत किशोर गठबंधन की राजनीति भी करेंगे। ध्यान रहे कि जनसुराज की ओर से कई बार ये बयान आया है कि प्रशांत किशोर को गठबंधन की राजनीति से इतराज नहीं है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा था कि उन्हें 6 महीने से वेतन नहीं मिला था। जब मीडिया में उन्होंने ये मुद्दा उठाया, तब जाकर वेतन मिलना शुरू हुआ था। अनुमान के तौर पर अभी उन्हें वेतन और भत्ता मिलाकर करीब 1,75,000 रुपए प्रतिमाह के आसपास मिलता होगा। नियमित वेतन पाना किसी का भी स्वाभाविक अधिकार है। पहली सैलरी किसी के लिए बहुत यादगार होती है। विधायक के रूप में तेजस्वी यादव को जब पहली सैलरी मिली थी, तब उस पैसे का उन्होंने क्या किया था। तेजस्वी यादव उन गिने चुने विधायकों में हैं जिन्होंने अपनी पहली सैलरी पीड़ित लोगों की भलाई में खर्च कर दी थी। सहरसा में कोसी तटबंध के अंदर की स्थिति बेहद गंभीर है। नवहट्टा प्रखंड की सत्तौर पंचायत का बिरजाइन गांव पूरी तरह कोसी नदी के कटाव की जद में आ चुका है। देखते ही देखते करीब 80 परिवारों के आशियाने नदी में समा गए। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने 1 जून को ही जिला प्रशासन को आवेदन देकर कटाव निरोधी कार्य कराने की गुहार लगाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि बेघर हुए 80 परिवार अब तटबंध की ढलानों पर तिरप तानकर नए सिरे से घर बनाने में लगे हैं। मुख्य और ग्रामीण सड़कें पानी में बह चुकी हैं। स्थिति यह है कि केदली, बकुनिया, नौलाड़ी, डरहार, हांटी और शाहपुर जैसी 6 पंचायतों तक जाने के लिए अब सिर्फ देसी नाव ही एकमात्र सहारा बची है।
बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री लखिंद्र पासवान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर मोकामा के चाराडीह स्थित बाबा वीर चौहरमल महाराज धाम को आधिकारिक पर्यटन स्थल घोषित करने का आग्रह किया एवं इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। मंत्री लखिंद्र पासवान ने कहा कि बाबा वीर चौहरमल महाराज धाम धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है। यहाँ प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले मेले में बिहार सहित विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि धाम को पर्यटन स्थल का दर्जा मिलने से क्षेत्र में सड़क, पेयजल, प्रकाश, स्वच्छता एवं अन्य आवश्यक पर्यटन सुविधाओं का विकास होगा तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बिहार में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सहकारिता विभाग ने कई योजनाओं को गति देने का फैसला किया है। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने बुधवार को सूचना भवन में प्रेस वार्ता कर विभाग की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय 30 के तहत समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार की परिकल्पना को जमीन पर उतारने के लिए बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि मधुबनी के सकरी में बंद पड़ी चीनी मिल की जमीन पर नई सहकारी चीनी मिल स्थापित की जाएगी। वहीं दरभंगा के रेयाम में आदर्श शुगर कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा। दोनों परियोजनाओं की स्थापना और संचालन इंडिया पोटाश लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। इन परियोजनाओं में केवल चीनी मिल ही नहीं होगी, बल्कि पावर जनरेशन प्लांट, डिस्टिलरी और कंप्रेस्ड बायोगैसेस संयंत्र भी स्थापित किए जाएंगे। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 10 जिलों के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में अगले 2 से 3 घंटे के दौरान मध्यम दर्जे के गरज चमक वाले तूफान, बिजली चमकने के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जमुई, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, वैशाली, शेखपुरा और सीतामढ़ी के कुछ इलाकों में मौसम खराब रहने की आशंका है। यह चेतावनी पूरे जिले के बजाय संबंधित जिलों के चिन्हित प्रखंडों के लिए जारी की गई है। इन जिलों में अचानक गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवा चल सकती है। बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। पटना में मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कई प्रमुख सड़कों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। फ्रेजर रोड, जंक्शन गोलंबर और बेली रोड नेहरू पथ के आसपास निर्माण कार्य को गति देने के साथ वाहनों की आवाजाही सही तरीके रखने के लिए नए डायवर्जन लागू किए गए हैं। पटना जंक्शन मेट्रो स्टेशन के निर्माण को लेकर जंक्शन गोलंबर से डाक बंगला चौराहा की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात व्यवस्था बदली गई है। निर्माण क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए मुख्य सड़क के एक हिस्से को वाहनों के लिए बंद कर वैकल्पिक रास्ता तैयार किया गया है। इसके तहत वाहनों को बुद्ध स्मृति पार्क परिसर से होकर गुजारा जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के सहरसा मानसी रेलखंड स्थित सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह हटिया सोसी एक्सप्रेस के ब्रेक पैड में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ट्रेन की बोगी के नीचे से आग की लपटें और घना धुआं निकलता देख यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि रेलवे कर्मियों और फायर ब्रिगेड की तत्परता से करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। राहत की बात रही कि हादसे में किसी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है। बिहार में बनाई जा रही ग्रीनफील्ड सैटेलाइट ठप में विकास योजना का फाइनल ड्राफ्ट आने के बाद जमीन के लेने देन और ट्रांसफर पर लगी रोक हटा ली जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सोहेल ने बताया कि इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट सचिव मो सोहेल ने बताया कि अंतिम प्रकाशन होते ही जमीन की बिक्री पर लगी पाबंदी खत्म हो जाएगी। पटना, सोनपुर, छपरा, सीतामढ़ी, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर, गयाजी और डेहरी में सैटेलाइट सिटी बसी जा रही है। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 10 फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में युवाओं की स्किल ट्रेनिंग, गांवों तक तेज इंटरनेट, सोलर सिस्टम पर अतिरिक्त मदद, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और बिजली विभाग में नई भर्तियों से जुड़े फैसले लिए गए। साथ ही सीबीजी प्लांट लगाने और आईटी दाखिले के नियमों में भी बदलाव किया गया। बिहार के शहरों में निकलने वाले जैविक कचरे को अब बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। नगर निकायों में कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी प्लांट लगाए जाएंगे। इन प्लांट में जैविक कचरे का इस्तेमाल गैस बनाने के लिए किया जाएगा। सरकार का मकसद शहरों में कचरे की समस्या कम करना और वातावरण में जाने वाली मीथेन गैस को घटाना है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए मौके भी बनने की उम्मीद है। बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए गुड न्यूज है।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटी 2026 आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से शुरू होगी। बिहार बोर्ड ने एसटी 2026 को लेकर जरूरी जानकारी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बिहार स्कूल लाइव क्लासेस की शुरुआत की गई है। इसी व्यवस्था को अब और आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से रात 11 बजे तक भी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी किसी छात्र को रात में पढ़ाई से जुड़ी कोई परेशानी है या वह किसी विषय को समझना चाहता है तो ऑनलाइन शिक्षक से मदद ले सकेगा। सरकार का फोकस सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाई के लिए ज्यादा से ज्यादा डिजिटल सुविधाएं देने पर है। नूंह जिला मुख्यालय में बुधवार को एक विशेष तिरंगा यात्रा निकाली गई। यासीन मेव डिग्री कॉलेज से गांधी पार्क तक निकली इस यात्रा का नाम एक हाथ में कुरान एक हाथ में तिरंगा रखा गया। पसमानदा विकास फाउंडेशन के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा में नूंह और आसपास के मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान बच्चों हौद में तिरंगा नजर आया। बच्चे देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण से जुड़े नारे लगाते हुए आगे बढ़े। आयोजकों के मुताबिक इस यात्रा का मकसद बच्चों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना, सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ना था। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की अहम बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री आवास पर चल रही इस बैठक को लेकर प्रदेश की सियासत में चर्चाएं तेज हो गई। बैठक में सरकार और संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर मंथन होने की संभावना है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने आवास पर भाजपा कोटे के मंत्रियों की बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार के कामकाज, आगामी योजनाओं और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि बैठक के एजेंडे को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे कैंडिडेट के लिए जरूरी खबर है। बीपीएसएससी यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। ये भर्ती बिहार होम गार्ड के तहत हवलदार इंस्ट्रक्टर के 122 पदों पर सीधी भर्ती के लिए है। जिन कैंडिडेट ने 29 जुलाई 2026 को आयोजित परीक्षा में हिस्सा लिया था वे अब अपना रिजल्ट चेक कर सकते। आज का मौसम 13 अगस्त 2026। देश में मानसून के खतरनाक प्रहार के बीच मौसम विभाग ने मुश्किल बढ़ाने वाला अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक कल यानी 3 अगस्त को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 16 राज्यों के लिए भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के झोंके चलने की भी संभावना है। वहीं कुछ राज्यों में ओले भी गिर सकते हैं। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की चेतावनी है, इसलिए यात्रा करने से पहले मौसम विभाग का अपडेट जरूर पढ़ लीजिए। इसके अलावा घने जंगल वाले इलाकों से यात्रा करने से बचें, क्योंकि तेज आंधी के चलते बड़े वृक्ष टूटकर सड़क पर गिर सकते हैं। सुपौल जमीन की खरीद बिक्री और निबंधन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में जिले में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। 17 अगस्त से सुपौल निबंधन कार्यालय में जमीन का निबंधन पेपरलेस व्यवस्था के तहत शुरू होगा। नई व्यवस्था में निबंधन से जुड़ी अधिकांश प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी। इसकी जानकारी सुपौल निबंधन कार्यालय के सब रजिस्ट्रार तारकेश्वर पांडेय ने दी। सब रजिस्ट्रार ने बताया कि बिहार के कुछ निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस निबंधन की व्यवस्था पहले से लागू है। अब राज्य के शेष निबंधन कार्यालयों में भी 17 अगस्त से इसे लागू किया जा रहा है। इसके तहत जमीन निबंधन के दौरान कागजी कार्रवाई को कम करते हुए दस्तावेज तैयार करने से लेकर निबंधन तक की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित किया जाएगा। बिजली चोरी के खिलाफ गया शहर में बिजली विभाग ने बड़ा जांच अभियान चलाया। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल गया शहरी के अलग अलग इलाकों में एक साथ जांच और छापेमारी की गई। इस दौरान बिजली चोरी के कई मामले सामने आए। विभाग ने कार्रवाई करते हुए 19 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों पर कुल 23 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है। बिजली विभाग ने इस अभियान के लिए करीब 8 अलग अलग टीमें बनाई थीं। इन टीमों ने शहर के कई इलाकों में एक साथ जांच की। सबसे पहले उन घरों और परिसरों की जांच की गई जिनका बिजली कनेक्शन बकाया बिल के कारण काट दिया गया था। इसके अलावा मुख्यालय से मिली सूची के आधार पर उन उपभोक्ताओं के परिसरों की भी जांच की गई जहां हर महीने बिजली की खपत 50 यूनिट से कम दर्ज की जा रही थी। सीवान के जिला पदाधिकारी ने बुधवार को भगवानपुर हाट प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मत्स्य तालाब, हैचरी, फीड मिल और कृषि विज्ञान केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बेहतर तरीके से काम करने को कहा।
डीएम ने कहा कि जिले में मत्स्य बीज और फीड की मांग लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए अधिक क्षमता वाली नई हैचरी और फीड मिल लगाने की दिशा में जरूरी कार्रवाई की जाए। उन्होंने चैर भूमि का बेहतर इस्तेमाल करने और वहां मत्स्य पालन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। इससे स्थानीय किसानों को रोजगार के नए अवसर मिलने के साथ उनकी आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस ने जुए के एक अड्डे का खुलासा किया है। आरोप है कि सरैया थाना क्षेत्र के बसंतपुर पट्टी में एक चौकीदार की जानकारी और संरक्षण में जुए का खेल चल रहा था। पुलिस की छापेमारी के दौरान करीब आधा दर्जन जुआरियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि चौकीदार मौके से भाग गया। उसकी बाइक पुलिस ने जब्त कर ली है। सरैया एसडीपीओ अभिजीत कौर को पिछले कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि बसंतपुर पट्टी में अवैध तरीके से जुआ खेलाया जा रहा है। बताया गया कि इस काम को सरैया थाने में तैनात एक चौकीदार का संरक्षण मिला हुआ था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच में जुए के खेल की जानकारी सही पाए जाने के बाद पुलिस ने छापेमारी की योजना बनाई। मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिले में यूरिया खाद की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर स्थिति गर्मा गई है। एक तरफ जहां राज्य सरकार और प्रशासन यूरिया की निर्धारित दरों पर बिक्री सुनिश्चित करने के लिए सख्त रुख अपना रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रखंड के रिटेल उर्वरक विक्रेताओं ने होलसेलरों और स्थानीय कृषि विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुवार को बड़ी संख्या में खुदरा उर्वरक विक्रेता अपनी समस्याओं को लेकर मोतिहारी जिला कृषि पदाधिकारी के समक्ष पहुंचे और आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। अब राज्य के निजी बीएड कॉलेजों में बीएड के अतिरिक्त अन्य विषयों की भी पढ़ाई होगी। वर्तमान में राज्य भर में संचालित एकल निजी बीएड कॉलेजों की संख्या 300 से अधिक है। इन सभी में अन्य विषयों की भी पढ़ाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिमंडल परिषद की बैठक में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुहर लगी। कैबिनेट में कुल 11 एजेंडों पर अंतिम रूप से सहमति बनी। इसमें लिए गए निर्णयों के बारे में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के सचिव मो सोहेल ने सूचना भवन के सभाकक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी। गायजी विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले की तैयारियों को लेकर गयाजी नगर निगम ने अपनी कमर कस ली है। बुधवार को मेयर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता और अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव के संचालन में सशक्त स्थायी समिति की अहम बैठक हुई। बैठक में 25 सितंबर से प्रारंभ होने वाले मेले में देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए कई दूरगामी और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बार मेला क्षेत्र में साफ सफाई का जिम्मा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराया जाएगा, जिसकी पल पल की मॉनिटरिंग ड्रोन कैमरों के जरिए की जाएगी। फल्गु नदी के पवित्र जल को स्वच्छ और आचमन योग्य बनाए रखने के लिए 24 घंटे आधुनिक सफाई नाव बोट चलाई जाएगी। इसके अलावा श्रद्धालुओं को शुद्ध एवं ठंडा पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रमुख स्थलों पर सोलर वाटर एटीएम स्थापित किए जाएंगे। बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में केंद्र सरकार के देशव्यापी हर घर तिरंगा 2024 महोत्सव अभियान के तहत 17 अगस्त तक तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस संबंध में राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों के विद्यालयों में यात्रा का सफल आयोजन सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट हिदायत दी है कि इस आयोजन के दौरान छात्रों की नियमित पढ़ाई किसी भी सूरत में बाधित नहीं होनी चाहिए। बुधवार को चांदी के दाम में तेजी रही। देश में 1 किलोग्राम चांदी का रेट 2,39,800 रुपये रहा और इसमें 4,095 रुपये की बढ़त रही। कल चांदी का भाव शाम में 1,044 रुपये की गिरावट के साथ 2.35 लाख रुपये पर बंद हुआ। अगर आप भी चांदी के गहने खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो बुधवार 12 अगस्त का रेट जान लीजिए। दिल्ली के बुलियन मार्केट में 1 किलोग्राम चांदी का रेट 2.39 लाख रुपये पर है। यहां चांदी का दाम 4,095 रुपये चढ़ा है। सर्राफा बाजार में 10 ग्राम चांदी का रेट 2,398 रुपये और 100 ग्राम चांदी का 23,988 रुपये रहा। यूपी की राजधानी लखनऊ में चांदी का दाम 2,41,757 रुपये रहा। यहां आज कीमतों में सिर्फ 4,083 रुपये की तेजी रही। बिहार की राजधानी पटना में चांदी का भाव 2.39 लाख रुपये रहा। यहां आज सिल्वर 3,788 रुपये महंगी हुई है। राजस्थान के जयपुर में चांदी का भाव 2,39,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। यहां चांदी का दाम 4,095 रुपये चढ़ा है। मुंबई में चांदी का भाव 2,39,487 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। यहां भी चांदी का दाम 3,463 रुपये चढ़ा है। चांदी के दाम बढ़ने की बड़ी वजह डॉलर में कमजोरी और इंडस्ट्रियल डिमांड है। डॉलर कमजोर होने पर दूसरी करेंसी में चांदी खरीदना सस्ता हो जाता है, जिससे इसकी मांग बढ़ती है।
इसके साथ ही चांदी का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने पर चांदी का भाव बढ़ जाता है। चांदी में तेजी के पीछे राजनीतिक तनाव और बाजार की अनिश्चितता भी अहम वजह है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तथा होर्मुज को लेकर बनी स्थिति से निवेशकों में चिंता बढ़ी है। ऐसे माहौल में सोने के साथ साथ चांदी में भी निवेश बढ़ता है तो दाम में तेजी आने लगती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।